हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिक्विड्स की 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। वो थी डेंसिटी, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी एंड डिफ्यूजन। आज हम अपने इस टॉपिक में लिक्विड्स की और अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उनमें से जो मैंने फर्स्ट ली है वो है इवेपोराइजेशन। तो देखो बच्चों, इवेपोराइजेशन इट मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फेज एट एनी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मींस रूम टेम्परेचर और एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन. It is a surface phenomena because molecules present in the surface converted into vapor phase by absorption of heat. समझ गए बच्चों कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर फेज में, किसी भी टेम्परेचर की एक कंडीशन में। ये एक सरफेस फिनोमिना है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस में है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके और क्या होते हैं, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द इवेपोराइजेशन मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स विद स्लो मोशन या लो मोशन लेफ्ट बिहाइंड इन लिक्विड। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट molecules present in the liquid state is lowered. Therefore temperature of liquid is dropped या drop. ओके, तो यहां तक बात समझ गए कि ये एक सरफेस फिनोमिना। तो यही मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फेज इन गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। ये तो बात समझ गए, इट इज सरफेस फिनोमिना। आप देखते हैं कि ये जो फिनोमिना है, ये मॉलिक्यूल्स जो सरफेस में है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से किस चेंज होते हैं, वेपर फेज में। अगर हम इसे ढक दें तो ये वेपर इस पूरे में सैचुरेट हो जाएगी। तो सरफेस फिनोमिना है, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मींस वेपोराइजेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी प्रोवाइड बाय लिक्विड और मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अदर सिस्टम मींस एटमॉस्फेयर। सो मॉलिक्यूल्स, ठीक है सर, तो फिनोमिना बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस आर कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सपोज लिक्विड है, हीट एब्जॉर्ब की तो वेपर फेज में चेंज हो गया। अब मैंने आपसे बताया कि ड्यूरिंग द इवेपोराइजेशन कूलिंग टेक्स प्लेस इन लिक्विड। जैसे जैसे इवेपोराइजेशन होता है लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, मींस कूलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस विद हायर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज मींस एस्केप फ्रॉम सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स विद स्लो मोशन लेफ्ट बिहाइंड इन लिक्विड। जो मॉलिक्यूल सरफेस में थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई थी वो सरफेस को छोड़कर बाहर चले गए। तो अब जो मॉलिक्यूल्स बचे लिक्विड में वो स्लो मोशन वाले होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो ये लिखा है कि ड्यूरिंग द इवेपोराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विद हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स विद स्लो मोशन लेफ्ट बिहाइंड इन लिक्विड। देयरफॉर average kinetic energy of left molecule in liquid state is lowered and temperature drop in the liquids, means it means cooling, ठीक है, takes place, ठीक है, evaporization। और ये क्वेश्चन होता भी है कि इवेपोराइजेशन में टेम्परेचर क्या होगा लिक्विड का, तो ड्रॉप होगा। आपने देखा होगा जब फीवर होता है तो हमारे यदि सिर में या बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम तुरंत बाम लगाते हैं या गीली पट्टियाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वेपोराइजेशन हो जाए वाटर का और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, स्लो हो जाए, डाउन हो जाए। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी का तो हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस गड़बड़ा सकती हैं। ओके, तो ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे आप कि इवेपोराइजेशन क्या है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और वो है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, देखो वेपराइजेशन होगा
वेपोराइजेशन में अगर हम उसको पूरे लिक्विड को कवर्ड कर दें तो जो वेपर है ना वो उस कवर्ड पार्ट में क्या होती जाएगी, भरती जाएगी, सैचुरेट होती जाएगी। तो चूंकि वेपर इज फॉर्म ऑफ गैस ही है, तो वो जो वेपर बनती है वो वेपर क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्टेड करती है लिक्विड की सरफेस पर या वॉल ऑफ कंटेनर पर। तो यही है वेपर प्रेशर, मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर at equilibrium state of vaporization at particular temperature, at given temperature। समझ गए? पहले हमने ये बता दूं कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो देखो, अगर मान लिया जाए ये लिक्विड था, ओके, लिक्विड का वेपोराइजेशन चलता है, आपने इसे कवर कर दिया, अच्छी तरह से बंद कर दिया, कहीं से कोई वेपर बाहर नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे ये जो पूरा पार्ट है, अंदर का इंटरनल पार्ट है, वो वेपर से क्या होता जाएगा, भर जाएगा। अब भरता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेस में है वो एक दूसरे के पास आएंगे और उनमें जब कॉलिजन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। When rate, ठीक है, rate of vaporization becomes equals to rate of condensation, then achieve a, ठीक है, state of या equilibrium state of vaporization। ये लगातार वेपोराइजेशन चलेगा तो ये बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो जब दोनों रेट बराबर हो जाए, वेपोराइजेशन का रेट नीचे की तरफ, कंडेंसेशन का रेट, तब हम उसे बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन। उस समय जितनी वेपर बननी थी बन गई उस गिवन टेम्परेचर पर। उस समय जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है इस वेपर द्वारा, वही क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर। समझ गए ना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। एट इक्विलिब्रियम स्टेट वेपोराइजेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन, the rate of vaporization becomes equals to the rate of condensation, therefore the mass of liquid state not change with time। और ये बता दूं, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो उस समय फिर सिस्टम का मास कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, तो ये समझ गए होंगे कि ये जो प्रेशर पड़ रहा है कंटेनर की वॉल पर, वही क्या है, वेपर प्रेशर। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स। तो चाहे इवेपोराइजेशन के फैक्टर्स पूछें और चाहे वेपर प्रेशर के फैक्टर सेम है। सबसे फर्स्ट होता है टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिकॉज वेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमिना, इट इज टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मोर टू मोर एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर से वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है वो हम इस रिलेशन से ले सकते हैं, लॉ ऑफ 10 बेस पर है, P2 upon P1 इक्वल टू डेल्टा HB upon 2.303 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो P1 इज द वेपर प्रेशर एट T1 केल्विन में लेना है टेम्परेचर, P2 वेपर प्रेशर एट T2 केल्विन में टेम्परेचर, डेल्टा HB is the vaporization enthalpy। ओके, ये अब आप इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम लेंगे। अगर ये कैलोरी में तो ये कैलोरी में, जूल में तो जूल में, तो आप और एक प्रेशर पता हो, दो टेम्परेचर्स हो, तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि प्रेशर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ध्यान रखें कि वेपोराइजेशन तभी होता है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो कम हो। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मतलब ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन, ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन kinetic energy of molecules which converted into vapor phase greater than, ठीक है, molecular forces। जो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेपर फेज में, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल
अगर मॉलिकुलर फोर्सेस हैं तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा और वेपर प्रेशर भी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, कम होगा। जैसे हम देखें कि एल्केन, ईथर्स, अल्कोहल्स, H2O, ग्लिसरॉल और Hg, तो आप देखोगे वीकेस्ट यहां पर जो है वीकेस्ट मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं और यहां पर हाईएस्ट होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे हाई वेपर प्रेशर, अगर हम वेपर प्रेशर की कंडीशन में देखें तो सबसे हाई वेपर प्रेशर एल्केन में है, उससे कम ईथर्स में होगा, उससे कम अल्कोहल्स में, उससे कम H2, उससे कम ग्लिसरॉल, उससे कम Hg। इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनमें जो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जा रही है। ग्लिसरॉल Hg लिक्विड हैवी मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं। ये सारी कंडीशन तो इस तरह से अगर आपको वेपराइजेशन रेट पूछ ले तो ये इनका वेपराइजेशन रेट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वेपर प्रेशर का पूछे तो ये है, और भी है एक फैक्टर और होता है नेक्स्ट, और वो है कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। देखो vaporization is the surface phenomena, means molecules of surface converted into vapor phase. If impurities like as non-volatile substance present in liquid as impurities, then vaporization rate decreases because some particles of impurities cover the surface and decrease the rate of vaporization. Due to this reason, the vapor pressure of solution with a non-volatile solute is always less than vapor pressure of pure solvent. The difference of vapor pressure of solvent and solution is called lowering in vapor pressure. ये आप देखोगे सॉल्यूशन में कि अगर इम्प्योरिटीज है, आप भी देखें कि ये प्योर सॉल्वेंट रखा है, ओके, तो ये सारे मॉलिक्यूल वेपोराइज्ड हो रहे हैं, जो सरफेस में है उन्हीं के कारण तो वेपोराइजेशन चलता है इस तरह से। अब मान लिया जाए कि आपने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल जो वॉलेटाइल नहीं है, मतलब वेपोराइज्ड नहीं हो सकते, तो ऐसे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जब सरफेस में आ जाएंगे, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन, ये हम कहें कि इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये सरफेस में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, सरफेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लेयर को या सरफेस को कम कर देंगे, जिससे रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। सपोज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये है, एंड ये है सॉल्यूशन, एंड प्रेशर द PA, देन P स्टैंडर्ड A, ठीक है, ग्रेटर देन PA। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। सॉल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ऑलवेज यहां लिखें कि प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि वेपर प्रेशर किस तरह से अफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर ऐसा लिक्विड है जिनमें जितना ज़्यादा मॉलिकुलर फोर्सेस होंगे उनका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये सब रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, और यही फैक्टर्स इवेपोराइजेशन को भी इफेक्टेड करते हैं। तो आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है वेपोराइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H नॉट V। वेपोराइजेशन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ हीट required to evaporate 1 mole of liquid into vapor phase at boiling point। समझ गए बच्चों कि जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस समय 1 मोल लिक्विड को टोटल लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत है, जितना हीट की रिक्वायरमेंट है, वही उसका क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू evaporate 1 mole of liquid at boiling point, like as H2O at, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो H2O की 44.18 किलो जूल पर मोल, तो H2O वेपर में ये है,
तो इसका मतलब है कि H2O की वेपोराइजेशन एंथैल्पी कितनी हो गई 44.18 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखें ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है एंड कांस्टेंट फॉर लिक्विड, चाहे लिक्विड को कितना भी अमाउंट में लिया जाए ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि पर मोल के लिए, ठीक है। और ये बता दूं कि जो वेपोराइजेशन एंथैल्पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, सपोज अभी आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन से ले लें, एल्केन इनसे ज्यादा ईथर, ईथर से ज्यादा अल्कोहल्स, अल्कोहल से ज्यादा H2O, ग्लिसरॉल, देखो Hg, ये क्या है डेल्टा Hg स्टैंडर्ड का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उसकी जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा आएगी। जैसे H2O ये है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी तरह से जो बेंजीन है, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो इस तरह से हर एक लिक्विड के लिए वेपोराइजेशन एंथैल्पी होती है जो कि टेम्परेचर उसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, ना कि अमाउंट पर। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मींस होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 atm। समझ गए कि वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm हो जाए तो उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ वेपर प्रेशर और यहाँ टेम्परेचर में, जैसे अल्कोहल है तो 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रेशर 1 atm होता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ओके, वाटर के लिए ये कितने पर होता है, 100 डिग्री पर, तो ये किसका, वाटर का हो गया। इस तरह से जितने भी लिक्विड्स हैं उसी से उनके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। और ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको वेपोराइज्ड करने के लिए उतनी ज्यादा हीट लगेगी, तब जाके 1 atm प्रेशर होगा। जैसे अल्केन, ईथर, अल्कोहल, H2O, ग्लिसरॉल और Hg में तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से इंक्रीज होगा। अब आता है कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखें कि किसी लिक्विड के ऊपर जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जितना ज्यादा आप बाहर का प्रेशर लगाओगे लिक्विड का टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वेपोराइजेशन कमेगा, डिक्रीज होगा, लेकिन हमें उसको 1 atm लाना है या उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट बराबर करना है। सीधा सा है कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसके ऊपर बढ़ने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइल होगा। तो इस तरह से अगर हम किसी लिक्विड की सरफेस पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग विद इंक्रीज एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब ये सरफेस पर वेपर बन रही है, आप इसे उठने ही ना दें, इसको दबाए रखें तो इसको वेपोराइज्ड हो या बॉयल होने के लिए और टेम्परेचर की जरूरत होगी। जैसे कि कुकर है, कुकर के अंदर जल्दी से कोई भी पक क्यों जाता है, खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ढक्कन बंद करने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है सरफेस पर और उससे लिक्विड को फिर वेपोराइज्ड होने के लिए क्या, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और लिक्विड क्या है और ज्यादा हाई टेम्परेचर का हो जाता है। तो इस तरह से जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाओगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होता है और लिक्विड को फिर भी अपने आप को वेपोराइज्ड करना है तो वो अपने वेपर प्रेशर को और बढ़ाने के लिए और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है और हाई टेम्परेचर लिक्विड का हो जाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर किसी की सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में होती हैं
और दोनों के प्रेशर बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ सेम मैटर बिकम्स इक्वल, मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स या फेसेस आर इक्विलिब्रियम स्टेट, आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ गए कि टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर लिक्विड एंड सॉलिड फेस मीन्स स्टेट भी कह सकते हैं बिकम्स इक्वल, इट मीन्स लिक्विड एंड सॉलिड फेस ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे H2O की लिक्विड सॉलिड 0 डिग्री पर ऐसा होता है, मीन्स 273 केल्विन। अब आता है कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर या फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि दो कंडीशन है। पहला है कि अगर सॉलिड किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम ज़्यादा है और लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम कम है, जैसे H2O में होता है, जैसे ही लिक्विड H2O सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें ये कंडीशन बन रही हो, वॉल्यूम सॉलिड का ज़्यादा लिक्विड का कम हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। देखो क्यों कि जैसे ही आप हाई प्रेशर रखोगे उनका सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ली प्रिंसिपल है कि आप अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सिस्टम अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, तो सॉलिड से वो किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। मींस ये रेट बढ़ जाएगा और ये रेट कम हो जाएगा। अब हमें इक्विलिब्रियम स्टेट लानी है, तो जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट लाएंगे तो हमें लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉलिड में। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम के टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, तब जाके फिर से सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसका मतलब है कि अगर आपने हाई प्रेशर रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड बनने लगेगा। आपको फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को एग्जिस्ट करना है तो आपको वाटर का टेम्परेचर 0 से नीचे करना पड़ेगा ताकि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड स्टेट में, और फिर से हमें ये इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाए। तो इसका मतलब है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर जो है प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा। यहाँ तक बात समझ गए। जस्ट इसका उल्टा आप देखो आप कि यही कंडीशन बन रही हो कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो कम और ये वाली कंडीशन ज्यादा हो जाएगी। कि जैसे ही आप हाई प्रेशर रखोगे, मींस ये H2O हटा दें, हम कोई अदर सॉलिड ले लें यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर X की लिक्विड है तो यहाँ पर सॉलिड है। तो जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो, या हम ये कहें कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में तो कम कन्वर्ट होगा, लेकिन लिक्विड किस में जाने लगेगा, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है और सॉलिड का कम है एट हाई प्रेशर में। अब आपको इक्विलिब्रियम स्टेट लानी है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, आपको कौन सा रेट बढ़ाना है ये देखें आप, ठीक है। तो जब आपको ये रेट कम है, सॉलिड से किसमें, लिक्विड में कन्वर्जन का रेट तो कम है, लेकिन लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन क्या है, ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट लाने के लिए, मींस ये वाली कंडीशन लाने के लिए, अब आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होने से लगे, लिक्विड में। तो इसका मतलब है कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम इस तरह से हो, अर्थात सॉलिड में कम लिक्विड में ज्यादा हो, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से। मैंने आपको समझा दिया। एट हाई प्रेशर में आप देख रहे हैं सॉलिड जो है लिक्विड में कम कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम स्टेट लानी है तो टेम्परेचर बढ़ा के हम फिर से इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। लेकिन उल्टा इसके है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा एक्सटर्नल प्रेशर के। तो वाटर के लिए पूछा जाता है तो वाटर का जो है मेल्टिंग पॉइंट हमेशा प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा। बाकी अदर सब्सटेंस जो भी है जिनके वॉल्यूम इस तरह का रिलेशन रखते हैं वो उल्टा याद रखना है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फिजिकल। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज बची हैं, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन, ओके बाय।